हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह रुद्रा कामा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप लोगों को मैं जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करना हूँ पढ़ाने। और आपको पता है कि ज्योग्राफी कंपटीशन में कितना इम्पोर्टेंट है और ये कंपटीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका भूमिका, यहाँ तक कि आपका जो है आईएएस पीसीएस के लिए तो ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका ज्योग्राफी का बेस है, ज्योग्राफी का आपका जान है। जब तक आप अक्षांश नहीं जानेंगे, देशांतर रेखा नहीं जानेंगे, तब तक आप ज्योग्राफी नहीं जान सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखा। देखिए, अक्षांश और देशांतर को अक्षांश और देशांतर रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में हम पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम जो है देशांतर रेखा के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? हम इसको देखो, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा लंबा। अब यहां पे हम आपको जो है यहां पे क्लियर करते हैं। देखो, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है। यह काल्पनिक रेखा होती है। अच्छा, काल्पनिक रेखा क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है कि उस पर एग्जैक्ट रेखा खींचा नहीं जा सकता, इसलिए इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा होती है। तो देखो, और ये लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ। तो इसका हम क्या बताएंगे डिफिनीशन? देखिए, अक्षांश का पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यहां पे बताइए, दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि पृथ्वी पर, यहां पर देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ये ग्लोब पूरा आपका है, ये ग्लोब है। यहां पे देखिए, ये विषुवत रेखा है, इसको ये विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसको, चूंकि ये पृथ्वी के इक्वल पार्ट को डिवाइड करता है इसलिए इसे इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री है। ठीक,
ये 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अक्षांश रेखा की डिफिनीशन ऐसे भी आप कर सकते हैं। अक्षांश रेखा को हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई पूरब से पश्चिम काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसको जो है हम जब ये समांतर रेखा भी होते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर रेखा, जैसे देखिए भूमध्य रेखा की ये समांतर रेखा, 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 ये देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तर की तरफ है। विषुवत रेखा के दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। और देखिए ये आपका कर्क रेखा है और ये आपका क्या है? मकर रेखा है। उसके बाद देखिए ये आपका आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल, ये 66.1/2 डिग्री है नॉर्थ। ये अंटार्कटिक वृत्त है, इसको अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ये 66.1/2 डिग्री साउथ है। क्लियर है? अब आप लोगों को हम धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन करते हैं कि अक्षांश रेखा के ऊपर क्या है, अक्षांश रेखा के दक्षिण क्या है। ये धीरे धीरे हम जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे आपको पता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। तो एक चीज जान जाओ कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। जब कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी तो हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो उष्मा निकलेगा। उस उष्मा को जो है जागरफी की भाषा में कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिए। देखिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं कह रहा हूं कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती। ये देखिए कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें यहां पे एकदम सीधे चमकती है, एकदम सीधे चमकती है। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकेगी
तो ये जान जाओ कि कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा हीट होगा। जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो गर्मी होगी, और गर्मी होगी तो ऊष्मा निकलेगा। इसी ऊष्मा को जागरफी की भाषा में उष्ण कहते हैं। और देखो, ऊष्मा को जागरफी की भाषा में उष्ण कहते हैं। और दो कटिबंधों के, देखो, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टोरिड जोन। क्या कहते हैं बेटा? टोरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरिड। फिर से मेरी बात सुनो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, सूर्य की किरणें, यहां पे देखिए, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकेगी तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। जब कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी तो हीट होगा, हीट होगा इसका मतलब ऊष्मा होगा, ऊष्मा होगा तो जागरफी की भाषा में इसे कहते हैं उष्ण। क्या कहते हैं? उष्ण। और दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको टोरिड जोन कहते हैं। अब दूसरी देखो कॉन्सेप्ट बेटा, थोड़ा सा जब हम ऊपर जाते हैं, कर्क रेखा के ऊपर जाते हैं, आर्कटिक वृत्त के नीचे जाते हैं, देखो, तो सूर्य की हल्का से किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें हल्का सा तिरछी पड़ती है। जब हल्का सा तिरछी पड़ेगी तो हल्का शीत होगा, हल्का गर्मी होगा। तो देखो, हल्का शीत, हल्का गर्मी। ये देखो, शीत को हल्का शीत प्लस हल्का गर्मी मतलब हल्का ऊष्मा। तो ऊष्मा को क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। अब देखो, शीत प्लस उष्ण मिला के इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर सीधे पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट होगा। जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तो ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा को क्या कहते हैं? जागरफी की भाषा में उष्ण कहते हैं। और दो अक्षांशों के क्षेत्र को, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे, टोरिड जोन कहेंगे। इसके ऊपर हल्का सा जब हम जाएंगे तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर हल्का से जब जाएंगे तो सूर्य की किरणें बिल्कुल हल्का सा तिरछी पड़ेगी। तो जब हल्का सा तिरछी पड़ेगी तो हल्का सा शीत होगा, हल्का सा गर्मी होगा, हल्का सा ऊष्मा होगा। तो शीत प्लस ऊष्मा को उष्ण कहते हैं। शीत प्लस उष्ण को मिला के शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। आगे देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब हम एकदम ऊपर जाते हैं तो सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती है, एकदम तिरछी। ये देखिए, बिल्कुल तिरछी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ेगी तो क्या होगा? एकदम ठंडा पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध। इसी शीत कटिबंध को मेरे प्यारे बच्चों फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब यहां पे देखो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी, जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। देखो, सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा का बिल्कुल सीधी पड़ेगी तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगा। यहां पे देखो, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगा। तो गर्मी को हम क्या कहते हैं? जागरफी भाषा में ऊष्मा। इस ऊष्मा को हम जागरफी की भाषा में क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं।
और दो अक्षांशों के क्षेत्र को देखो, दो अक्षांशों के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, तो इसे टोटल मिला के क्या कहा जाएगा, उष्ण कटिबंध या टोरिड जोन कहा जाएगा। यहां तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए, अगर ये उत्तर की तरफ है तो देखो उत्तर की तरफ है तो इधर उसको इसको क्या कहते हैं, उत्तर की तरफ है तो उत्तरी आर्कटिक वृत्त, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी, ये देखो उत्तर की तरफ है, यही आपका फॉर्मेट दक्षिण की तरफ हो जाएगा। यहां पे भी आपका ये शीत कटिबंध हो जाएगा, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब यहां पे देखो बेटा, मैं बहुत ही बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ध्यान से कंसंट्रेट से दिमाग आप लगा के सुनिए। अब एक देखिए, दूसरा चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती है। ये कई बार पूछा गया है और कि टीचर बहुत गलत बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। कहीं 180 दिया है, कहीं 181 दिया, 179 दिया है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है, इक्वेटर इसको कहते हैं। तो इधर जब हम जाएंगे तो ये देखो उत्तरी गोलार्ध है या उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, देखो विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा के नीचे जाएंगे दक्षिणी ध्रुव। जब हम यहां पे जाएंगे उत्तर की तरफ 90 डिग्री ये हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे 90 डिग्री ये हो गया, और जीरो को भी इंक्लूड करेंगे तो एक जीरो भी इंक्लूड होगा। टोटल अक्षांशों की बात की हम बात करें, अक्षांश रेखाएं देखो इधर 90 रेखा है, इधर 90, ये भी एक आपका जीरो रेखा भी है, तो टोटल की बात 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। जब हम रेखा को छोड़ दें, बिंदु की बात करें, तो एक इधर कम हो जाएगा, एक इधर कम हो जाएगा, दो और कम हो जाएगा, तो 181 में से दो और कम करेंगे तो 179, 179। देखो दो आपको आना चाहिए, एक तो 181 आना चाहिए और एक आपका 179 आना चाहिए। दो आपको कॉन्सेप्ट होता है कि कुल अक्षांशों की अगर संख्या पूछता है तो पहला आपका है 100, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दूसरा अगर पूछता है ठीक है, इतनी बात तो बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को। मैं एकदम बेसिक जीरो लेवल से अगर आप पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से आपको यहां पे देखिए, ये जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल इसको कर रहे हैं, ये यूं 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 एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल कर रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अक्षांश और देशांतर के बाद जो है अगला चैप्टर, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपका चैप्टर चलेगा, कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा आपका अब ध्यान से देखिए, तो दूसरा आपका 179, ये आपके दो अक्षांश रेखाएं होती है। देखो कमीशन कभी भी आपका चाहे आईएएस हो पीसीएस हो, दोनों एक बार में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, जब भी देगा वो अलग देगा। अगर अलग नहीं देगा तो रीट हो जाएगा, आपका फिर से एग्जाम होना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। जब हम रेखा की बात करते हैं तो 181, जब हम बिंदु की बात करते हैं तो 179, दोनों सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 भी है और 179, ये दोनों सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक पॉइंट भी आपको रटना नहीं है, एक पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद नहीं करना। कॉन्सेप्ट पूरा आपको, पूरा कॉन्सेप्चुअल मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैं हम आपसे कह दें, एक चीज जान जाओ,
कि विषुवत रेखा के नीचे अभी अभी हमने बताया कि मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। ठीक, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। कितना होता है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ होता है। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है। देखो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो एक चीज जान जाओ, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, तो वहां सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन होगा। यहां पे देखिए, ध्यान से सुनो बेटा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सुनो। तो देखो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में कड़कड़ा के गर्मी होगी। तो अब यहां पे देखो, आपको 4 लाइन आपको देखे पूरे आपका वर्ष में, पूरे के पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं। पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा, एकदम ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। पूरे वर्ष में देखो, पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहां पे मेन सूर्य की किरणें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा 3 लाइनों से मेन होकर गुजरती है। तो देखो लाइन कितना है? 3 है। महीना कितना है? 12 है। जो और इस 12 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हर एक लाइन पर 4 महीना आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए और इस कॉन्सेप्ट से आपको दिन और तारीख पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा, हम बता रहे हैं कि पूरे साल में 12 महीने होता है और हर एक लाइन 12 में हर एक लाइन जो है सूर्य की किरणें इसी 3 लाइन पे मिलनी जाती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। हर एक लाइन 4 लाइन से हर एक लाइन जो है 4 देखो 4 महीने पे आएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे देखिए, चूंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और देखिए सूर्य की किरणें मेनली इसी 3 रेखा से जाती है। कौन सा? पहला कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की तरफ पहला कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर की तरफ। दूसरा देखिए विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के इक्वल पार्ट को डिवाइड वो कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं? इक्वेटर कहते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कार्न, ये आपका 23 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ है, दक्षिण की तरफ है।
ये दक्षिण की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है, विषुवत रेखा 0 डिग्री है। अब यहां पे हम बात करते हैं, देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा कि सूर्य अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो एक चीज दिमाग में रख लेना, सूर्य अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। देखिए जब हम अक्ष की बात करते हैं तो सूर्य अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है, और ये पूरा 90 डिग्री का होता है। ये पूरा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इस पूरे 90 में से, 90 डिग्री में से, देखिए इस पूरे 90 डिग्री में से और 23 डिग्री को निकाल देंगे तो सूर्य अपने तल पे 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है, तो पहला लिख लेना सूर्य की बात नहीं, पृथ्वी की बात। अगर आपसे कह दिया जाए पृथ्वी अपने अर्थ पे ध्यान से देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। लेकिन अगर तल कह दिया जाए तो तल पे 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। कोई दिक्कत? ये अब यहां पे देखो बेटा, 3 लाइन से सारी लाइन जाती है। अब यहां पे देखो, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी चमकती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी चमकती है। हमने बताया पूरे साल में कितना होता है? 12 महीना होता है। कितने महीने से डिवाइड करना है? 3-3 महीने से आपको डिवाइड करना है। तो हर लाइन 4-4 महीने पे आएगी। भाई ऐसे समझिए, अगर टोटल आपका 12 महीना है और यहां पे 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कौन कौन रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये आपकी 3 लाइन पे सूर्य की किरणें मेनली पड़ती है। जब पूरे महीने में 12, देखो पूरे एक साल में 12 महीने हैं, तो 3 लाइन पे पड़ रहा तो 3 से डिवाइड करेंगे। हर एक लाइन पर 4-4 महीना आएगा। हर 4-4 महीने पर एक लाइन आएगा। तो देखो इस 12 में अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 चौक के 12 होगा। कितना हो जाएगा? 3 चौक के 12 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हर लाइन 4-4 महीने पर आएगा। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हम स्टार्ट करते हैं 22 दिसंबर को। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो देखो यहां से ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो दिसंबर, 22 दिसंबर, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहां पे देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब 4 महीने बाद हम अगले लाइन पे पहुंचेंगे। तो देखो यहां पे ध्यान से सुनो, देखो दिसंबर, ध्यान से देखो यहां पे 22 दिसंबर को, ध्यान से 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। यहां पे दिमाग से समझ लो, 22 दिसंबर, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इसको आप जान गए तो एकदम आपको दिन याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा दिन आपका निकल जाएगा एकदम। देखो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो हम यहां पे बात करते हैं, देखो दिसंबर की बात करते हैं। देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां पे देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहां पे 4 महीने बाद हम मार्च का मतलब 21 मार्च। हम किस पे आ गए? अब मकर रेखा से हम विषुवत रेखा पे आ गए। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मकर रेखा से हम विषुवत रेखा पे आ गए। कब? 21 मार्च को। ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा,
ये बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इस लॉजिक को आप जान जाओगे तो जिंदगी भर रटना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से आप निकालोगे। देखो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हर 3-3 लाइन पर देखो, सूर्य की किरणें मेनली 3 लाइन पे ही, देखो सूर्य की किरणें मेनली 3 लाइन पे लंबवत चमकती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर। जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं, मकर रेखा की बात करते हैं और विषुवत रेखा की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा किधर है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, इसको रट लाना। विषुवत रेखा 0 डिग्री और भूमध्य रेखा या इसको इक्वेटर कहते हैं। मकर रेखा, ध्यान सुनिए, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ है। हमने बताया कि इसी 3 लाइन से सूर्य की किरणें जाती हैं। पूरे साल में 12 महीना होता है, 3 लाइन है तो 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हर लाइन 4-4 महीने पर आएगी। हम देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कड़कड़ा की गर्मी पड़ेगी और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो वहीं उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात उल्टा हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी तो हम लोगों के यहाँ कड़कड़ा के ठंडी पड़ेगी, एकदम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी आपका इस तरह से घूमता, इस तरह से ऐसे 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 घूम रहा है, जैसे हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। इधर लाइट पड़ी तो हम दिख गए, इधर सूरज की रोशनी पड़ी तो हमारा पूरा एकदम दिख गया, दिन हो गया, और इधर पूरा क्या हो गया? रात हो गया। इधर नहीं पड़ेगी तो रात हो गया। ऐसे ऐसे घूम। अच्छा, एक लड़का मुझसे पूछा था, मैं एक बार क्लास ले रहा था तो एक लड़का पूछा कि सर जो है ये पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं? बड़ा मजाक किया था। तो देखो एक चीज जान जाओ, जब कह रहे थे कि अच्छा, हमने पूछा, वो कहा कि सर जब पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग क्यों नहीं घूमते हैं? तो मैंने कहा अच्छा बैठो बेटा, बैठो, मैं बता रहा हूं। ऐसे समझो, ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेनवा जब घूमती है तो क्या तुम भी घूम जाते हो? हम कहें अच्छा रुको, ऐसे समझो, ऐसे समझिए, बड़ा सा तख्ता लीजिए, बहुत बड़ा सा तख्ता लीजिए, उसको चींटी रख दीजिए, उस पर क्या रख दीजिए? चींटी रख दीजिए, और 4 लोग तख्तवा को ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए तख्तवा को, 4 लोग घुमाइए, और छलके नहीं, छलके का गड़बड़, अगर एकदम डिस्बैलेंस नहीं होगा तो चींटी वहीं पे रहेगी। तो कहने का मतलब पृथ्वी इतना बड़ा है कि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चींटी हैं, इसलिए पृथ्वी तो घूम रही है, हम लोग नहीं घूमते हैं। पृथ्वी तो मूव कर रही है लेकिन हम लोग नहीं मूव करते हैं। तो बात सुनो ध्यान से, यहां पे देखिए, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और कड़कड़ा की गर्मी पड़ेगी। तो हम लोग, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, उत्तरी गोलार्ध में। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो हम लोगों के यहाँ कड़कड़ा के 22 दिसंबर को ठंडी पड़ेगी और यहाँ पे सबसे बड़ी, वहां पे सबसे बड़ा रात होगा। तो हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा, अब क्या कहोगा, हम लोग वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा तो हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी रात होगी। अब देखो, हर 4 लाइन से हमको गुजरना है, हर 4 लाइन से हमको क्या है? गुजरना। तो देखो अब शुरू हो जाए। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम अगले लाइन पे आ गए। हम किस लाइन पे आ गए? अगले लाइन पर 21 मार्च को। अब यहां पे देखो बेटा, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। तो इसलिए 21 मार्च को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। दिमाग में रख लेना। देखो 22 दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में हम लोग चले गए 21 मार्च को। कहां चले गए? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इसलिए 21 मार्च विषुवत रेखा पर चमकने का मतलब
दिन और रात बराबर होगा। क्योंकि आप एक चीज आ जाओ, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उधर दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में रात हो जाएगी। तो 21 मार्च को दिन और रात आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मार्च के बाद 4 लाइन और ले लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब यहां पे आ गया देखो कर्क रेखा पर 21 जून को, और आपको पता है कि 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आप वो कर लेना बेटा, 21 जून को। अब यहां पे देखो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, तो यहां कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपका गर्मी पड़ेगी। तो 21 जून को सबसे बड़ा देखो, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, मतलब उत्तरी गोलार्ध का मतलब भारत में जितने भी उत्तरी गोलार्ध में देश आएंगे, देखो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। क्लियर है? अब देखो जून के बाद हम आते हैं फिर 4 लाइन पर। जून के बाद देखो, जून के बाद फिर हम 4 लाइन पे आते हैं। जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर हम यहां पे 23 सितंबर को हम विषुवत रेखा पे आ गए हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, इसलिए दिमाग में रख लेना 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये दिमाग में रख लेना, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला आप कॉन्सेप्ट देखिए, देखो सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहां पे आ गए 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को फिर हम आ गए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है, इसलिए आपको जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और यहां पे कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक बार मैं और बताना चाह रहा हूं, यहां पे देखो बेटा, रट जाएगा, घर पे जाने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझिए एकदम। देखिए मैंने बताया, पहला चीज हमने बताया कि पृथ्वी अपने, अगर हम अक्ष की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। अब यहां पे देखिए ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, फिर से हम बता रहे हैं आपको, फिर से बता रहे हैं। देखो फिर से यहां पे देखो बेटा, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है और ये पूरा 90 डिग्री को होता है। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री को होता है। तो 90 में से 23.5 निकाल देंगे तो 66 सही 1/2। ये अपने तल पे, अगर हम तल की बात करें तो पृथ्वी अपने तल पर 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। अक्ष की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अभी हमने अक्षांश रेखा हम आपको पढ़ा रहे हैं, अक्षांश के बाद हम देशांतर रेखा पढ़ाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ाएंगे कि कब ज़्यादा बड़ा, कब दिन घटेगा, कब बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम आपको बताएं कि मेनली सूर्य की किरणें 3 लाइन पे पड़ती हैं। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। देखो ये देखिए, ये कर्क रेखा है,
ये क्या है? कर्क रेखा है। ये आपका मकर रेखा है। ये आपका क्या है? ये मकर नहीं, विषुवत रेखा है। और ये आपका मकर रेखा है। इसी तीनों लाइन पे सूर्य की किरणें जो है आपको लंबवत चमकती है। यहां पे देखो, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तर की तरफ है। विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री पे है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। और हमने बताया कि पूरे साल में आपका जो है 12 महीना होते हैं। इसी 3 लाइन से सन की रेज गुजरती है, सूर्य की किरणें गुजरती है। तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, पूरे 12 महीने में 3 से डिवाइड करेंगे तो हर लाइन पे 4-4 महीने आएगा। और आपको एक चीज याद रखना है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। हम दिसंबर से लेते हैं, देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम अगले लाइन पे आते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें आपका जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इसलिए 21 मार्च को दिन और रात की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। अब मार्च के बाद हम आते हैं क्या? मार्च अगले लाइन पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर हम 21 जून को आ जाते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, इसलिए कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। और उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को सबसे बड़ा। तो हम बता रहे हैं कि आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसी तीनों से आपकी जो है सूर्य की किरणें गुजरती है। तो देखिए, जब तीन लाइन से गुजरती है तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमारी बात ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिए। देखिए, ये 12 है, 12 को 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 4, 3 चौका 12, 3 4 जट आपका 12 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक एक लाइन 4-4 महीने पर आपको जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दूसरी चीज मैंने बता रहा था कि टोटल कुल अक्षांशों की संख्या अगर हम जो है रेखा में लेंगे तो 181 होगा और बिंदु में लेंगे तो 179 होगा। दूसरी चीज हम बताए थे कि 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी, देखो 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी, 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर अप्रॉक्स का मतलब लगभग होती है। ये अप्रॉक्स होती है, लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। एक डिग्री, यहां पे देखिए 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर अप्रॉक्स होती है, लगभग होती है। ठीक, आगे बात हम करते हैं। देखो, तो 3 लाइन से मैंने कल बताया था, इसको एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। तो देखिए, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्योंकि इक्वेटर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हमने बताया कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो इक्वल है। ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और तीसरा आपका जो है मकर रेखा है, इन्हीं तीनों लाइन से आपकी सूर्य की किरणें गुजरती है। जब इन तीनों लाइन से सूर्य की किरणें गुजरती है और 12 में हमने 3 से भाग दे दिया तो हर लाइन 4-4 महीने पे, मेरे प्यारे बच्चों 4-4 महीने पर हर लाइन आई जाए। तो हम देखो, हम पहले एक लाइन का कन्फर्म बनाते हैं। तो एक लाइन जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, हमने बताया कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। जब दक्षिणी गोलार्ध में
सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकी थी, तो वहां पे क्या होगा, कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, बहुत बड़ा दिन होगा। तो हम लोगों की यहाँ बहुत बड़ी रात होगी, कड़कड़ा के ठंडी पड़ेगी। तो दिसंबर को ले लीजिए, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर वो सूर्य की किरणें लंबवत चमकता है। तो मकर रेखा कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, तो कड़कड़ा के गर्मी वहां पड़ेगी। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं। तो हमारे यहाँ क्या होगा, कड़कड़ा के आपका ठंडी पड़ेगी। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। अब देखिए दिसंबर को हम लेते हैं, तो यहां पे देखो हम बताए थे, एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर 4 महीने पर 21 मार्च पर हम आ गए। 21 मार्च को जो है विषुवत रेखा पर आ गए। तो 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब मार्च के बाद प्यारे पड़े बच्चे देखो, मार्च के बाद ध्यान से देखिए मेरी बात, मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब हम यहाँ पे कर्क रेखा पे आ जाएंगे। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती, तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा, ये जान जाओ, और सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। आज पूरा अक्षांश खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है आपका देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और मानक समय आपका चलेगा। आज पूरा अक्षांश के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा आपको जो है कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाएगा, ताकि अक्षांश के बारे में एनी हाउ कोई भी क्वेश्चन आवे तो उसको आप क्रैक कर सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, किसी भी आपका लेवल का हो। वो अक्षांश आज क्लियर है, आपको अक्षांश का कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है, और ये हाई लेवल तक जाएगा। ये जान जाओ कि मेरा क्लास 0 से IAS लेवल तक होगा, ये जान जाइए। जो भी मेरा क्लास होगा वो हमेशा आपका 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 ये IAS लेवल तक जाएगा, एकदम IAS लेवल। IAS का भी अगर आप प्रिपरेशन करते तो एक क्वेश्चन आपको यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका जो है टोटल आपका कंटेंट फंसेगा, टोटल A to Z। ये मेरा, चाहे आप जो है कोई भी वनडे के एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप पुलिस, दरोगा, कुछ भी, छोटे से छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम में यह मेरा क्वेश्चन आएगा। सारी की सारी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यहां पे कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती। 21 जून के बाद हम आते हैं, देखिए 4 लाइन पे डिवाइड करना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब यहां पे फिर सितंबर पे आ गए विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें जब लंबवत चमकेगी तो वहां दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। तो दिमाग में एक चीज आप, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात आपके बराबर। अब उसके बाद आते हैं सितंबर के बाद, फिर रिपीट करते हैं 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहां पे आ जाते हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी। तो यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। तो अब थोड़ा सा और बचा है कॉन्सेप्ट, उसको कर देंगे। उसके बाद आपका जो है अगले टॉपिक में हम आपको जो है देशांतर पढ़ाएंगे, तो ये अक्षांश पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2-3 बातें और हम अक्षांश के बारे में बता दें। तो 1 डिग्री अक्षांशों के बीच की दूरी हमने बताया था 111 किलोमीटर लगभग होती है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बेटा, बस 2-3 बातें और हैं। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देशांतर पढ़ाएंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ाएंगे, कहाँ दिन आपका बड़ा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, कैसे होगा, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अक्षांश के बारे में आपको डिटेल जानकारी हमने बताया। तो 2-3 बातें और देखिए, देखो कर्क रेखा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कर्क रेखा ध्यान से समझिएगा,
इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। कर्क रेखा, आपको पता है कि कर्क रेखा को भारत की जो माही नदी है इसको 2 बार काटती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, लिख लो। कर्क रेखा को माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे आया है। दूसरा देखिए, कर्क रेखा के बारे में हमने बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कि कर्क रेखा को जो माही रिवर है, माही नदी है, वो 2 बार काटती है। ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, लेकिन अब एग्जाम ट्रेंड अलग है। जैसे आपके वनडे में एग्जाम है तो 5-8 रेखा, देखिए आपका जब सिविल आईएएस पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन जब आया है एक बार, तो यहाँ से पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब पूछेगा। तो देखो, इसके लिए मैंने एक दिन बताया था कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो देखो, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद देखिए, मित्र पर र से हो गया राजस्थान, मित्र पर गमछा झाड़, ग से हो गया गुजरात, मित्र पर गमछा छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झाड़ से हो गया झारखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं पूछता है कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, पूरब से पश्चिम पूछ लेगा, पश्चिम से पूरब पूछ लेगा, तो आप कंफर्म रहे। देखो, पश्चिम से पूरब अगर पूछता है तो पहले आप गुजरात रखिएगा, राजस्थान रखिएगा। हम इसको मैप में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल, मैप में बहुत डीप में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी रफली आप जान लीजिए, पश्चिम से पूरब जब आपको पूछेगा तो गुजरात सबसे पश्चिम में है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखो, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे लास्ट में आपका मिजोरम है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछता। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वनडे में पूछेगा। जैसे आपका जो है पुलिस दरोगा, ये जो आपका वनडे एग्जाम है, उसमें पूछेगा कि भारत का जो कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर जाती है, तो मित्र पर गमछा झाड़, वो तो सटीक आप बता देंगे। लेकिन अगर आप हायर एग्जाम में आप जाएंगे, जैसे आप सिविल के एग्जाम देते हैं, आईएएस पीसीएस के देते हैं, तो वहां पे बेटा आपको मैप की जानकारी होगी, तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब पूछता है। ठीक है, जब पश्चिम से पूरब पूछेगा तो पश्चिम से पूछा पूरब, आपका देखो पश्चिम, सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको पूछेगा। दूसरा बात आप देखो, दूसरी देखिए,
देखो 82.5 डिग्री ये भारत का जो है मानक समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है। ये इलाहाबाद के नैनी से भी जाती है, मिर्जापुर से भी जाती है और जौनपुर से भी जाती है। इसको नोट करिएगा बेटा। ये तीनों, अगर तीनों एक जगह नहीं एग्जाम में देगा, अलग अलग देगा। अगर इलाहाबाद से देगा तो इलाहाबाद के नैनी से जाती है, मिर्जापुर से भी जाती है चूंकि एकदम सटा हुआ है, और जौनपुर से भी जाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय लिया गया है, वहीं से ये आपकी लाइन जाती है। वहीं से सबका पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो टाइम आपका जो है निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। तो ये देखो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय ये 5 राज्यों से होकर जाता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। देखो इसको एक ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यूपी में छाता उड़ा आंधी से, यूपी में छाता उड़ा आंधी से, यूपी में छाता उड़ा आंधी से। देखो उत्तर प्रदेश हो गया, में से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, और उड़ा से उड़ीसा हो गया, और आंधी से आंध्र प्रदेश हो गया बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी में छाता उड़ा आंधी से, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। यूपी में छाता उड़ा आंधी से। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से भी जाती है, मिर्जापुर से भी जाती है, और जो है एक चीज जान जाओ बेटा, आपके अपने शहर जौनपुर से भी जाती है। ठीक है, कहां से जाती है? जौनपुर शहर से जाती है। तीनों से भारत का मानक समय जाता है। इलाहाबाद के नैनी से जाता है, ठीक ध्यान से सुनिए, इलाहाबाद के नैनी से, फिर आपका जो है मिर्जापुर से भी जाता है और जौनपुर से भी जाता है। ये तीनों से आपका भारत का समय जाता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर जाता है, हमने अभी बताया कौन कौन। यूपी में छाता उड़ा आंधी से, क्या होगा? यूपी में छाता उड़ा आंधी से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया। अब एक और हमने बताया है, देखो कर्क रेखा आपका माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर दूसरा टॉपिक देखो, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। लास्ट टॉपिक आपका है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उसके बाद आपको जो है पढ़ाएंगे हम जो है आपका जो है देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा के बारे में डीप आपका अध्ययन दे रहे थे। उसके बाद जो है अगले वीडियो में देशांतर रेखा चलेगा। तो देखो दूसरा टॉपिक है, देखिए लिम्पोपो नदी, ठीक है, ये अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी ध्यान से देखो बेटा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, आज के लिए बेटा यहीं पे। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर और लाइक जरूर कर दिए, और दबा के शेयर करिएगा, दबा के लाइक करिएगा। और आपका आज यहीं पे आपका जो है अक्षांश पूरी तरह से हमने आपका जो है खत्म कर दिया। आप मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो आप इसको दबा के लाइक, दबा के शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।